कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका होना नामुमकिन लगता है, या यूं कहें कि हमारे ग्रह पर नामुमकिन, क्योंकि ब्रह्मांड इतना विशाल है और हमारे नियमों से इतना परे कि वहां नामुमकिन हर रोज होता है। सौर मंडल के बाहर सबसे ज्यादा अध्ययन किए गए ग्रहों में से एक है HD 1,89,733b, जिसका नाम किसी गिफ्ट कार्ड जैसा लगता है। ये बृहस्पति के आकार का एक गैस दानव है जो अपने तारे के बहुत करीब चक्कर लगाता है और यही इसे एक जलवायु नर्क बनाता है। इसका दिन वाला हिस्सा, जो हमेशा एक ही रहता है, लगभग 1200 डिग्री के तापमान तक पहुंच जाता है और इसका वायुमंडल सचमुच सिलिकेट क्रिस्टल यानी कांच के अंश से बना है। उस तापमान पर सिलिकेट वायुमंडल में लटकी हुई भाप के रूप में रहते हैं। लेकिन असली मजा तो अब आता है जब वे रात वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ठंडा है, तो वे जमने लगते हैं, यानी वहां कांच की बारिश होने लगती है। कांच की बूंदें जो ठंडी होने पर बनती हैं और आसमान से तेज धार वाली छुरियों की तरह गिरती हैं। और वे सीधे नीचे नहीं गिरती, क्योंकि गर्म और ठंडे हिस्से के बीच के उस बदलाव में एक और चीज जुड़ जाती है। 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं। अंदाजा लगाने के लिए बता दूं कि यह ध्वनि की गति से 7 गुना ज्यादा है। ये सुपरसोनिक तूफानों द्वारा उड़ाई गई नुकीली गोलियां हैं। जाहिर है हम इस क्रशर को बसने लायक ग्रहों की सूची से हटा सकते हैं। और यह अफसोस की बात है, क्योंकि इस ग्रह का रंग भी हमारे ग्रह की तरह गहरा नीला है, लेकिन यहाँ यह पानी की वजह से नहीं, बल्कि हवा में तैरते कांच के कणों की वजह से है। और अगर पिछला वाला क्रशर था, तो अब हम एक प्रेशर कुकर की बात करते हैं। GJ 1214 B48 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से भरा है, जिसमें जलवाष्प और हमेशा रहने वाली धात्विक धुंध है। लेकिन खुले समुद्रों के बारे में तो भूल ही जाइए। यहाँ पानी का व्यवहार पूरी तरह से अलग होता है। सतह के पास यह भाप है, लेकिन नीचे जाने पर यह और भी सघन हो जाती है, बिना तरल बने। और उससे भी नीचे जबरदस्त दबाव में पानी आखिरकार जम जाता है, लेकिन ठंड से नहीं, बल्कि दबाव की ताकत से। इससे एक पूरी तरह से अनोखी किस्म की बर्फ बनती है, जिसे आइस 7 कहा जाता है। यह बर्फ केवल हजारों वायुमंडलीय दबाव और 300 डिग्री से ऊपर के तापमान पर ही दिखाई देती है। यह न तो तैरती है और न ही 0 डिग्री पर पिघलती है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि इतनी गर्म चीज ठोस हो? क्योंकि जब आप पदार्थ को पर्याप्त रूप से दबाते हैं, तो परमाणु खुद को फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं। इस मामले में पानी इतना दब गया है कि वह हिल भी नहीं सकता। इसलिए भले ही यह उबल रहा हो, यह सिर्फ दबाव की वजह से जम जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आइस 7 नमक को रोक सकता है और पोषक तत्वों को जाने दे सकता है, जो इसे जीवन के लिए एक संभावित वातावरण बनाता है। भले ही गहराई में कुछ दिखाई न दे, लेकिन वहाँ नीचे एक पूरी दुनिया हो सकती है। और अब हम प्रेशर कुकर से ओवन की ओर बढ़ते हैं। कोरोड 7b एक पत्थरीला ग्रह है जो अपने तारे के इतने करीब है कि यह सिर्फ 20 घंटों में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, जिससे जाहिर है कि यहाँ काफी गर्मी होती है। इसकी दिन वाली सतह का तापमान लगभग 2300 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये न केवल किसी भी चट्टान को पिघला देता है, बल्कि उन्हें भाप बना देता है। ग्रह के उस हिस्से में न तो ठोस जमीन है और न ही महासागर, बस लगातार उबलता हुआ लावा का एक समुद्र है। लेकिन सबसे अजीब बात यह नहीं है, इसके ऊपर का वातावरण हमारे जैसा नहीं है, जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से बना हो। वहाँ की हवा चट्टान की भाप ऑक्सीजन, सोडियम, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम से बनी है, जो गैस के रूप में तैर रही है। और जो कुछ भी ऊपर जाता है वह नीचे आता है। एक निश्चित ऊंचाई पर वातावरण इतना ठंडा हो जाता है कि वह उन वाष्पों को संघनित कर देता है। जैसे यहाँ पानी के बादल बनते हैं, वैसे ही वहाँ पत्थर, फेल्डस्पार, क्वार्टज या तरल माणिक के बादल बनते हैं। और जब वे भर जाते हैं तो पिघले हुए पत्थर की बारिश होने लगती है, जो लावा के समुद्रों पर गिरते समय जम जाते हैं। ये मूल रूप से एक ऐसा ग्रह है जहाँ चट्टानों की बारिश होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि असंभव चीजें केवल बहुत दूर के ग्रहों पर होती हैं, तो निश्चिंत रहें, मेरे पास हमारे अपने पड़ोसियों के उदाहरण हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन पृथ्वी के अलावा सौर मंडल में एकमात्र ऐसी जगह है जहां बारिश, नदियां, झीलें और समुद्र हैं, लेकिन पानी के नहीं। वहां मीथेन की बारिश होती है। तापमान इतना कम है, लगभग 0 से 180 डिग्री नीचे, कि मीथेन और इथेन, जो यहाँ गैसें हैं, वहां पानी की तरह व्यवहार करते हैं। वे संघनित होते हैं, सतह पर बहते हैं और झीलें बनाते हैं। वहाँ तट, डेल्टा, लहरें और यहाँ तक कि तूफान भी हैं। जल चक्र के बजाय ये हाइड्रोकार्बन का एक चक्र है, रेप्सोल का सपना। और इतना ही नहीं, इसका वातावरण घना है, मंगल से भी ज्यादा। वहाँ स्पेस सूट पहनकर जाने पर भी, लेकिन दबाव से उसके फटने का कोई डर नहीं होगा। और अगर आप पंख लगा लें तो इतने कम गुरुत्वाकर्षण और इतनी घनी हवा में आप अपनी बाहें फड़फड़ाकर उड़ सकते हैं। यह सौर मंडल के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां यह शारीरिक रूप से संभव होगा। लेकिन यह मत सोचिए कि हमारा पड़ोसी सिर्फ एक उपग्रह होने के कारण अजीब है। हमारे पास ग्रहों के भी उदाहरण हैं। नेपच्यून और यूरेनस सौर मंडल के 2 बर्फीले दानव कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जिसे बहुत से लोग अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, हीरों की बारिश।
सतह पर नहीं, जाहिर है, बल्कि उनके वातावरण की गहराई में लगभग 10,000 किलोमीटर नीचे, जहां दबाव इतना अधिक है कि वह अणुओं को कुचल देता है। वहां मीथेन जैसे यौगिक जो इन ग्रहों पर प्रचुर मात्रा में हैं, टूट जाते हैं, कार्बन मुक्त हो जाता है और अलग रहने के बजाय वह हीरे के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। टन छोटे हीरे केंद्र की ओर ऐसे गिर रहे हैं जैसे वे कोई कीमती ओले हों। और फिर क्या? खैर, गर्म क्षेत्रों में पहुंचने पर वे शायद एक चक्र को पूरा करते हुए पिघल जाते हैं। वे बनते हैं, गिरते हैं, पिघलते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी पर हीरे जमीन के नीचे लगभग 150 किलोमीटर की गहराई पर पाए जाते हैं और उन्हें उभरने में लाखों साल लगते हैं। वहां वे हर दिन बनते होंगे। यहाँ तक कि यह भी सुझाव दिया गया है कि केंद्र के चारों ओर तरल हीरे के महासागर हो सकते हैं। और अगर आपको स्टार वॉर्स पसंद है तो केपलर 16b ग्रह आपको टैटूइन की याद दिलाएगा, क्योंकि यह एक नहीं बल्कि एक साथ 2 सितारों की परिक्रमा करता है। फिर भी यह एक ठंडा, निर्जन और विशाल ग्रह बना हुआ है। इसे बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। और भले ही यह सुनने में अनोखा लगे, लेकिन आकाशगंगा में यह काफी आम है। अजीब बात यह है कि कोई ग्रह पूरी तरह से अस्थिर हुए बिना दोनों सितारों की परिक्रमा करने में सफल हो जाता है, लेकिन केपलर 16b इसे कर दिखाता है। इसकी कक्षा स्थिर और लगभग गोलाकार है, जो दोनों के साझा द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमती है। और 2 सूरज होने का क्या मतलब है? शुरुआत के लिए परछाइयां दोगुनी हो जाती हैं। दिन भर रोशनी का रंग, दिशा और तीव्रता बदलती रहती है। कभी कभी 2 सूर्योदय होते हैं, या एक सूर्योदय के समय दूसरा सूरज डूब रहा होता है, या फिर सीधे तौर पर दोहरा ग्रहण। यह एक ऐसा ग्रह है जहां समय का बीतना अलग महसूस होता है, जो हमारी जैविक घड़ी को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। लेकिन अगर आपको अंधेरी जगह ज्यादा पसंद है तो मैं आपको ट्रेस 2b पर जाने की सलाह देता हूँ। जहां तक हमें पता है, यह ब्रह्मांड की सबसे अंधेरी वस्तु है। यह रोशनी को न के बराबर परावर्तित करता है। कल्पना करें, इसके पास से उड़ते हुए भी यह आपको दिखाई नहीं देगा। इसकी मौजूदगी का पता सिर्फ इसलिए चलेगा क्योंकि यह पीछे के तारों को ढक लेता है। ट्रेस 2b बृहस्पति जैसा विशाल गैस दानव है, लेकिन इसका अल्बेडो 1% से भी कम है। कोयले, डामर या हमारी जानकारी में मौजूद किसी भी प्राकृतिक सतह से ज्यादा काला। पृथ्वी पर हमने इससे भी काली चीज केवल बनाकर ही हासिल की है, जैसे वेंटा ब्लैक, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। और ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि इसका वायुमंडल वाष्पीकृत सोडियम या टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे तत्वों से बना है, जो रोशनी को परावर्तित करने के बजाय सोख लेते हैं। हालांकि दिखावा धोखा दे सकता है, क्योंकि अंदर से यह धधक रहा है। तापमान इतना ज्यादा है कि यह इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करता है। तो भले ही बाहर से यह अंतरिक्ष में एक छेद जैसा दिखता हो, अंदर से यह वास्तव में जलती हुई भट्टी की तरह चमकता है। लेकिन बेहतर होगा कि हम अपनी जिंदगी में कुछ रंग भरें। आइयो, बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक हमारी जानकारी में सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला पिंड है। जहां पृथ्वी पर एक समय में मुश्किल से कुछ दर्जन सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, वहीं आयो पर 400 से ज्यादा है। और इसकी सतह लगातार बदलती रहती है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेटों के कारण नहीं, बल्कि इसके आंतरिक भाग की उथल पुथल के कारण। और इसका दोष हम बृहस्पति और उसके अन्य चंद्रमाओं पर मढ़ सकते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण आयो को बिना रुके खींचता और दबाता है, जैसे उसे जबरदस्ती गूंधा जा रहा हो। वह गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतनी आंतरिक गर्मी पैदा करता है कि हर समय विशाल विस्फोट होते रहते हैं। लोकी पटेरा जैसे कुछ ज्वालामुखी, जो 200 किलोमीटर का एक क्रेटर है, लावा की नदियां उगलते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक बहती हैं। और त्वास्टर ज्वालामुखी जैसे अन्य ज्वालामुखियों ने 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड के गुबार छोड़े हैं। अंदाजा लगाने के लिए बता दूं कि पृथ्वी पर दर्ज सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखियों में से एक पिनातुबो केवल 40 किलोमीटर तक ही पहुंच पाता है। आयो पर वे ज्वालामुखी गुबार न केवल वायुमंडल को पार करते हैं, बल्कि अंतरिक्ष में भी चले जाते हैं। कुछ ज्वालामुखी इतनी जोर से ऐसा करते हैं कि वे कक्षा से रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। और क्या आपको हीरों की बारिश याद है? PSRJ 1719-1438b कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि यह एक पुराने तारे का ढहा हुआ केंद्र है, जो क्रिस्टलीय कार्बन के एक ठोस गोले में बदल गया है। लेकिन मैं इसे आसान कर देता हूँ। यह 60,000 किलोमीटर व्यास वाला एक विशाल हीरा है। जाहिर है, गहनों वाला नहीं। यह एक अपारदर्शी दानव है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा संकुचित है और अपने तारे से मात्र 6 लाख किलोमीटर की दूरी पर घूम रहा है। वहाँ एक साल सिर्फ 2 घंटे का होता है। पृथ्वी पर मिला सबसे बड़ा हीरा 600 ग्राम का था। यहाँ हम एक ऐसे की बात कर रहे हैं जिसका वजन जुपिटर जितना है। मानव इतिहास के सभी हीरों को मिलाकर भी आप इसके 1 अंश के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इस ग्रह को साधारण हीरे की तरह बेचा जा सके तो इसकी अनुमानित कीमत लगभग 650,000 क्विंटिलियन यूरो होगी। जाहिर है, बाजार पहले ही ढह जाएगा, लेकिन खगोलीय आंकड़े के रूप में यह बेजोड़ है।
और जब हम केल्ट नोबी की बात करते हैं तो चीजें और भी गर्म हो जाती हैं। यह इतना अविश्वसनीय रूप से गर्म ग्रह है कि यह सिर्फ चीजों को पिघलाता नहीं बल्कि उन्हें नष्ट कर देता है। इसका वायुमंडल 4300 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कई बौने सितारों से भी ज्यादा है, और उस तापमान पर हवा टिक नहीं पाती, अणु टूट जाते हैं, परमाणु अलग हो जाते हैं, और जो बचता है वह खुले कणों का एक मिश्रण है। पृथ्वी पर पिघला हुआ लोहा भी उस तापमान तक नहीं पहुंचता। बाहर से देखने पर यह एक ऐसे तारे जैसा दिखता है जो बन नहीं पाया। यह चमकता है, जलता है, और इसका वायुमंडल विकिरण द्वारा नष्ट होकर धीरे धीरे अंतरिक्ष में समा जाता है। यह आज तक का खोजा गया सबसे गर्म ग्रह है। और अगर आपको लगा कि कांच या पत्थर की बारिश बहुत ज्यादा थी, तो मिलिए वास्प 76b से, जहां पिघले लोहे की बारिश होती है। ये एक गैसीय विशालकाय ग्रह है जो अपने तारे के इतने करीब है कि वहां एक साल 2 दिनों से भी कम का होता है। इसका दिन वाला हिस्सा 2400 डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां लोहा भाप बनकर वायुमंडल में मिल जाता है। लेकिन जब वह वाष्पीकृत लोहा ठंडे रात वाले हिस्से में जाता है तो वह संघनित होकर तरल धातु की बूंदों के रूप में गिरता है, जैसे छर्रों की बारिश हो। और इसके अलावा यह धीरे नहीं गिरता। दिन और रात के बीच की पट्टी में हवाएं 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं, जो ब्रह्मांड का एक नया रिकॉर्ड है। हम सुपरसोनिक गति से बहने वाली पिघले हुए तरल लोहे की विशाल क्षैतिज नदियों की बात कर रहे हैं। तुलना के लिए पृथ्वी पर सबसे तेज हवा 1996 में ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात ओलिविया के दौरान लगभग 408 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। इसका सीधा मतलब यह है कि वास्प 76b की हवाएं हमारे रिकॉर्ड से 44 गुना ज्यादा तेज हैं और अपने साथ में पिघली हुई धातु की भयानक बारिश लाती हैं। लेकिन अगर आपको अनोखे नज़ारे पसंद हैं तो आपको J1407b के बारे में जानना होगा। इसमें छल्लों की ऐसी प्रणाली है जो शनि को बौना बना देती है, क्योंकि इसके छल्ले 200 गुना से भी ज्यादा बड़े हैं। अगर यह ग्रह शनि की जगह होता तो इसके छल्ले इतने बड़े होते कि वे हमारे अपने आसमान को भर देते। वे पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा चौड़े दिखाई देते। इनमें से प्रत्येक छल्ला करोड़ों किलोमीटर का हो सकता है। और ये छल्ले चिकने नहीं हैं। वहां कुछ खाली जगहें और गहरे कटाव मौजूद हैं, जैसे कोई उन्हें अंदर से आकार दे रहा हो, जो शायद बनते हुए नए चंद्रमा हैं। अगर आपको वादे निभाने से डर लगता है तो अपनी प्रेमिका को यह ग्रह न दिखाएं, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी बजाकर अपनी प्रतिबद्धता का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता